नमस्कार, मैं हूँ भावना और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आर्टिकल्स द हिंदू से और उसके अलावा कुछ आर्टिकल्स पीआईबी से दैट वी विल बी डूइंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नाउ बिगिनिंग विद द डिस्कशन। जो पहला आर्टिकल है आज का हमारे डिस्कशन के लिए दैट इज अबाउट केरला नर्सरीज दैट इज टू बाउंस बैक ऑन नॉर्थ ईस्ट रबर वेव। Okay, so talking about this article, it highlights a plantation wave through which 51 lakh saplings of rubber plantation or rubber plants, they are to be, taken to the northeast, 7 northeast states. So talking about the context of this article, अगर हम कहानी की बात करें तो there is a plan that the plan which is by the rubber board. रबर बोर्ड क्या है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. So the plan is to develop rubber plantations in area of 2 lakh hectares across the 7 northeastern states. Okay, so this is the context of this article. अब इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है एक बार उसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले रबर बोर्ड जो है इसके बारे में जानकारी लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये जो रबर बोर्ड है ये प्लांटेशन वेव है इसकी ज़रूरत क्या है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर नेचुरल रबर प्लांटेशन से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंट फैक्ट्स हैं उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है. फिर इंडिया जो है वो रबर प्लांटेशन के सिनेरियो में कहाँ स्टैंड करता है उसको समझना ज़रूरी है. इसके बाद इस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है या जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं वो कौन कौन से हैं ग्लोबली उनको हम समझेंगे. अब ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन हैं छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं तो आप इसको यहाँ से एज अ टेक अवे रिटेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं रबर बोर्ड के बारे में. रबर बोर्ड. So rubber board जो है it is headquartered at Kottayam of Kerala which is under the administration of Ministry of Commerce and Industry. ये जो बोर्ड है रबर बोर्ड it is responsible for the development of rubber industry in the country by assisting encouraging research, development, extension and training activities related to rubber. So rubber plantation से related जितनी भी activities हैं be it the training activities, be it the research, be it the development part, that is something which is supervised by the rubber board. Okay. Also, rubber research institute is also under the supervision of rubber board. ठीक है. तो ये जो है ये हमने rubber board के बारे में बात की. अब हम समझते हैं कि इसकी ये जो प्लांटेशन वेव है ये रबर बोर्ड का इनको रेगुलेट करने की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी. तो वो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो नेचुरल रबर है इट इज़ अ नेटिव ऑफ वार्म ह्यूमिड अमेज़न फॉरेस्ट and it is not something which is naturally suited for the colder condition in the northeast. Now this is one of the largest producers of rubber in India जो northeast region है हमारा. इसके साथ ही अगर हम बात करें रबर प्लांट्स के ग्रोथ की तो growth of young rubber plants remains suspended during the winter months. Now this is also characterized by progressive drying of the soil and this is one of the reason for long immaturity period of the crop in this region. And that is why this plantation wave, this plantation initiative comes as a major revolution in the area of rubber plantation. Okay. ये तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की कि इसकी ज़रूरत क्यों है या फिर रबर बोर्ड जो है उसका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है ये हमने बात कर ली. अब कई बार जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं ना वो आपके एग्ज़ाम में बहुत टेक्निकली पूछ दी जाती हैं उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार. तो उसको भी हम देखते हैं कि रबर प्लांटेशन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है. तो नेचुरल रबर जो है दैट इज मोस्टली अ कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप. रबर इज मेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ अ ट्री विच इज कॉल्ड हेविया ब्रासिलिनेस. रबर इज लार्जली perceived as a strategic industrial raw material and accorded special status globally for defense, national security and industrial development. अगर हम कंडीशन फॉर ग्रोथ की बात करें तो ये जो है ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है
और इसके साथ ही ये जो है ये स्पेशल कंडीशंस में ग्रो करता है. इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड subtropical areas. If I talk about the temperature, so about 25 degree Celsius with moist and humid climate is required for rubber to grow. Talking about the rainfall, it is more than 200 centimeter. And जो अगर soil type की बात की जाए तो rich alluvial soil जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होता है rubber plant के grow करने के लिए. तो ये जो information है that is something which is really really important. So that must be retained by you for now. Now, talking about the need of this wave, we already did. Okay, India का क्या सिनेरियो है इस पूरे रबर प्लांटेशन स्कैन में, इसको हम एक बार देखते हैं. सो थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें तो ब्रिटिश एस्टैब्लिश द फर्स्ट रबर प्लांटेशन इन इंडिया इन 1902. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पेरियार इन केरला. ओके ठीक है. अभी इंडिया का जो पोजीशन है रबर को लेकर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड विच with one of the highest productivity. और टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो दैट इज केरला विच इज फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका. की पॉइंट्स क्या है वो आप एक बार देख सकते हैं. बट उसके पहले हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ रबर के बारे में समझते हैं. ये जो पॉइंट है दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसेप्चुअल. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझते हैं. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज ट्रांसफर ऑफ जीन्स for specific traits between species using laboratory techniques. इसके साथ ही the genetically modified rubber has additional copies of the genes MnSOD or manganese containing superoxide. Now, this dismutase inserted in the plant which is expected to tide over severe cold condition during winter in northeast. तो अभी जो हमने बात की जो प्रॉब्लम था when we were discussing about the need of rubber board regulation and this plantation way, we talked about that winter में जो है वो ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाती है रबर प्लांट्स की. तो ये जो टेक्निक है दैट काइंड ऑफ सॉर्ट्स दिस इशू फॉर अस. Okay, so this was about the genetic modification technique in rubber plants. और की इश्यूज की हमने बात कर ली है. अब मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं रबर के इसको देखते हैं. तो ग्लोबली थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना एंड इंडिया, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स. एंड मेजर कंज्यूमर्स कौन है, अगेन चाइना और इंडिया प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं. इसके अलावा यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दे आर ऑल्सो द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ रबर. तो रबर प्लांटेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है वो हमने यहाँ पे सीखा. इसके अलावा हमने रबर बोर्ड के बारे में सीखा. ये जो आर्टिकल है फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ आउट ऑफ इट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके, तो आप पेज नंबर 7 पे आएंगे. जो ओपेक सेक्शन है वहाँ पे साइड वाइज कॉर्नर में आपको एक आर्टिकल मिलेगा दैट इज अबाउट प्रॉफिट ओवर पब्लिक हेल्थ. नाउ ओके, here you have an information about TRIPS and at the same time the credibility of WTO. सबसे पहले इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं. सो okay, a deal has been brokered between the European Union, US, India and South Africa on the issue of ट्रिप्स waiver. ट्रिप्स जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जो है वो जानेंगे, इस आर्टिकल में आगे जानेंगे. नाउ दिस डील विल बी प्रेजेंटेड टू द इंटायर WTO membership, that is the World Trade Organization, for the acceptance and forthcoming ministerial meeting. तो इस एनालिसिस को लेकर ये जो पूरा आर्टिकल है उस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. इसके साथ ही ये जो वेवियर है, ट्रिप्स वेवियर जिसकी यहाँ पे बात की गई है, उसमें क्या वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है. एंड आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द ट्रिप्स वेवियर एंड what are the consequential problems along with it. So that is something which is important, or we'll discuss that. Okay.
Starting with this article, before discussing the facts and analytics of this article, let me tell you कि आप इसको पढ़ कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रिप्स क्या है। फिर आप बात करेंगे इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है, इसके साथ ही जो पेटेंट रिजीम है इंडिया में वो क्या है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेंस लिंक की अगर आप बात करेंगे तो यू हैव क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स लाइक कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में बताइए या उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है आप डिस्कस कीजिए। तो इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं। ओके अब ट्रिप्स वेवियर्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि प्रपोजल जो है वो क्या था। इंडिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से अक्टूबर 2020 में एक प्रपोजल था एंड दैट वाज अबाउट दे आस्क्ड WTO टू वेव सर्टेन कंडीशंस ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज ट्रिप्स। ओके सो दैट ये जो वेवियर है इन्होंने इनका आस्क ये क्यों रहा, सो दैट कुड impede timely access to affordable medical products to combat COVID-19। ठीक है, ये जो है ये से था जिसकी वजह से ये जो पूरी कहानी आज हम सुन रहे हैं वो सुन पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये नया है, ये जो ट्रिप्स वेवियर का जो आस्क है ये नया है? तो जी नहीं। इसके पहले 2003 में HIV एड्स क्राइसिस जो है जो अफ्रीका में हुआ था उसको लेकर भी WTO ने एक डिसीजन जो है अडॉप्ट किया था एंड इट डिस्कस्ड ऑन वेविंग सर्टेन ट्रिप्स ऑब्लिगेशन टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस द इशू। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवियर है कोविड-19 वैक्सीन के केस में उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगेन दिस इज समथिंग वेरी एनालिटिक इंफॉर्मेशन दैट वी आर डीलिंग, तो मेल्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो IP वेवियर है दैट जो IP वेवियर है दैट माइट ओपन अप space for production of COVID vaccines with emergency use of authorization, that is EUA, such as those developed by Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novax, Johnson & Johnson's and Bharti Biotech. So these are the companies, and on the basis of this, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो वैक्सीन का सप्लाई है, वैक्सीन का प्रोडक्शन है, उसके ऊपर जो हम प्रॉपर्टी वेवियर है उसको यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। नाउ मोस्ट प्रोडक्शन इज करेंटली कंसंट्रेटेड इन हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, अब इससे जो मिडिल इनकम कंट्रीज जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है उनका जो प्रोडक्शन है दैट इज ईदर हैपनिंग थ्रू लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इशू जो है वो भी आप समझ गए क्यों ये वेवियर मांगा जा रहा है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो हाई इनकम कंट्रीज में हो रही है और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि या तो उनको लाइसेंसिंग के थ्रू काम करना पड़ रहा है या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत काम करना पड़ रहा है। लाइसेंसिंग क्या होता है इसको समझना आपका होमवर्क है, सो डू मेक अ नोट दैट यू ट्राई रीडिंग ऑन पेटेंट, licensing, what is compulsory licensing, what is technology transfer agreement. Okay, yeah, तो ये भी इशू जो है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज देखते हैं कि हाँ, यूएस ने यहाँ पे क्या किया। सो यूएस अनाउंस सपोर्ट फॉर वेविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन। यूएस ने यहाँ पे इस वेवियर को सपोर्ट कर दिया, सेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कॉल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी measures. Now, in the same context, US will pursue text-based negotiations on the waiver. Text-based negotiations क्या होते हैं? Text-based negotiations वो होते हैं that involve negotiations exchanging text with their preferred wording and then thrashing out a consensus on the working, which is a fairly long-drawn affair.
ठीक है, तो आपने यूएस का स्टैंड भी समझ लिया, इंडिया और जो बेसिकली साउथ अफ्रीका का प्रपोजल था उसको भी समझ लिया, जो यहाँ पे ट्रिप्स का सिग्निफिकेंस है इस वेवियर के कॉन्टेक्स्ट में उसको भी समझ लिया। ओके, अभी हमने या ट्रिप्स के बारे में बात की, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमने जो है ऑलरेडी अभी बात कर ली। अभी इस सेम कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे जो पेटेंट है, जो पेटेंशन है और आईपी राइट्स है वो क्या होते हैं उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो एक जो पेटेंट है दैट रिप्रेजेंट्स अ पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इट इज an exclusive monopoly granted by the government to an inventor for a limited pre-specified time. At the same time, it provides an enforceable legal right to prevent other from copying your invention. तो अगर बहुत सरल भाषा में समझें तो आपको एक जो भी आपका इन्वेंशन होता है, जो भी आप इन्वेंट्री आप लेकर आते हैं, उसका जो एक राइट है, कॉपी राइट जो है वहाँ पे आपको दे दिया जाता है ताकि वो किसी और को क्रेडिट नहीं किया जा सके। तो ये कुछ important informations थी both from the perspective of prelims and mains that we retained from this article. Now that is something that you can take with you. Moving forward to the next article, no wait. Before moving forward to the next article, I am not reading it for you, but there is the Wavier weakness. ये एक पूरा section है, the one I have highlighted. I would want this for you to be read. तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 4 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किए हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट जो ये वेवियर है इसके वीकनेसेस क्या है। तो नाउ दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेन्स पर्सपेक्टिव, समथिंग विच इज which has a very analytic aspect. So this is something that you can read it yourself and I suggest that do read that. Now moving forward in the next page, that is text and context. Okay, तो text and context में एक article है that is about the role of VRR for a flawless gaming experience. तो ये जो article है again ये आपका important हो जाता है। क्यों important हो जाता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हाल में ही जो हमारा बजट है, the budget 22-23 which was announced by the government, it announced the setup of animation and visual effects gaming and comics, that is AVGC, a task force to build domestic capacity to serve Indian market and global demand. So यहाँ पे जो हमारा बजट है उसमें गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, गिवन दिस सेक्टर हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल बोथ फॉर द employment opportunities and from the perspective of economic revival. Okay, ये जो स्टेटमेंट अभी अभी मेरे द्वारा दिया गया है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन एनालाइज और इसे मेंस में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे VRR की बात की गई है। VRR से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या जो रिफ्रेश रेट है, VRR का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो यहाँ पे एक जिस्ट करके सेक्शन दे रखा है। इसमें आपको वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में वो बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगा। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कहानी से शुरू करते हैं, तो कहानी सुन लेते हैं। सो द गूगल इज सेट टू बी टेस्टिंग सपोर्ट फॉर वेरिएबल रिसर्च रेट VRR इन क्रोम OS 101 dev channel according to a report by about Chromebooks. और ये जो फीचर है दिस कुड इम्प्रूव गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन Chromebooks. तो VRR क्या होता है उसको हम जो है एक बार समझ लेते हैं। Okay. So VRR basically it reduces or eliminates lag, jugger or frame tearing for more fluid and better detailed gameplay. इसके साथ ही VRR enables a gaming source such as console or computer to deliver video frames as fast as it can, which in many case is slower than the normal static refresh rate. ये जो है ये VRR का फंक्शनल एस्पेक्ट है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। रिसर्च रेट की अभी हमने बात की, तो रिसर्च रेट जो है इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज एंड इट इज the number of times a display is capable of refreshing in a second. इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं। इसके अलावा VRR के और क्या क्या फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरी जो कहानी है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मोबाइल डिवाइस में इसको कैसे लगाया जाता है, क्रोमबुक में क्या इसका सीन है,
वो आपको इंजीनियर नहीं बनाना है। तो ये जो है दैट इज़ नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट। वीआरआर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एवीजीसी सेक्टर, क्योंकि ये बजट का एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एवीजीसी सेक्टर को समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, और मेंस के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि जो एवीजीसी सेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट की क्या उस पर पॉलिसीज हैं, और क्या कुछ इंटरवेंशन जो है वो उसको लेकर रहे हैं। ओके, तो इसके साथ ही अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ये जो एवीजीसी सेक्टर है उसका पोटेंशियल जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज का दैट इज होमोजेनस, एंड द नंबर वुड वैरी बिटवीन अराउंड 70,000 to 1.2 lakh जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द इंटायर स्पेस। ओके, अगर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ गेमर्स इन इंडिया ग्रू टू अबाउट 400 million by 2020, to about 250 million gamers in end of fiscal year to 2018-19। सब लोग बैठ के गेम ही खेल रहे लगता है, ठीक है। सो this makes India the second largest base of online gamers in the world after China। बहुत बढ़िया। तो इंडिया जो है गेमर्स के बेस में सेकेंड पोजीशन पे स्टैंड करता है, दैट इज समथिंग विच इज क्लैप वर्दी। ओके, तो ये जो चीज़ है कि आप याद रख सकते हैं। और बेसिकली द थिंग इज दैट एवीजीसी सेक्टर जो है गवर्नमेंट का यहाँ पे जो विजन है वो ये है कि दैट इज समथिंग विच इज अगैन समथिंग जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है तो डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये जो है ये एनालिसिस इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यू कैन रीड अबाउट इट, द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एवीजीसी सेक्टर मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये क्यों न्यूज़ में है ये हमने बात कर ली। और एवीजीसी सेक्टर का और क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं मजे मजे में। तो इट प्लेज अ वेरी लार्ज रोल इन मीटिंग द ग्लोबल डिमांड। इट विल प्रिपेयर इंडिया टू प्ले अ लार्ज रोल इन बिल्डिंग मेटावर्स। अब मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप जब फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक मेटावर्स लिख के आता है। तो मेटावर्स क्या होता है? बेसिकली मेटावर्स ये होता है कि जब आप किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे रियल एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज एग्जिस्टेंट। तो वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज मेटावर्स। तो इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन कैटरिंग टू द इंडियन मार्केट एंड इन मीटिंग ग्लोबल डिमांड। और इसके साथ ही जो मेटावर्क्स है ये एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड है, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की। तो ये आप देख सकते हैं। इट कुड ऑल्सो ओपन अप न्यू एवेन्यूज फॉर प्लेयर्स एंड प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज फॉर्मलाइज गेम आर्ट एजुकेशन। ये गेम आर्ट एजुकेशन नई चीज आई है मार्केट में, ठीक है। सो सिंस मोस्ट ऑफ इट्स इंडस्ट्री लर्न एक्सपीरियंशियली, ठीक है। तो ये जो एवीजीसी सेक्टर है, अगेन इस आर्टिकल में एवीजीसी सेक्टर इज नॉट समथिंग विच इज वेरी हाईलाइटेड, बट ये जो पार्ट है गेमिंग का वीआरआर, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चंस आर नॉट समथिंग वो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि हाँ बताओ वीआरआर क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सीधा गेमिंग सेक्टर को फोकस करके बन सकता है, गिवन दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बजट ऑल्सो। तो इस आर्टिकल के लिए बस इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारा इंडिया के स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। ओके, तो ठीक है। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले इस आर्टिकल से कुछ होमवर्क जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। तो जब आप इस आर्टिकल के डिस्कशन को सुन लेंगे और आराम से बैठेंगे तो आप एक कॉपी निकालेंगे और एक पेन निकालेंगे, और ये जो टर्म्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर इन इंडिया, स्पेस इकोनॉमी, और इसके साथ ही इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, साथ ही जो स्पेस रिफॉर्म्स हैं, इनको नोट करेंगे। और इनके ऊपर जो है यू विल रीड एंड यू विल मेक नोट आउट ऑफ इट कि ये जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि these are something which are very factual information जो आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का हेडलाइन भी पढ़ ही लेते हैं। So India's space economy valued at 36,794 crore, ठीक है। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इच्छुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट क्या है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे
OST को समझ सकते हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी क्या होता है, इसरो को समझ सकते हैं, स्पेस कॉम पॉलिसी जो है 2020 में जो आई है उसको आप देख सकते हैं, DSA जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसको आप पढ़ सकते हैं, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DSRO, इसके साथ ही टायानोंगोंग स्पेस स्टेशन, मिशन शक्ति, स्पेस डेबरिस या फिर SSA स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन इन सबसे क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं गिवन कि साइंस और टेक जो है वो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया जो है आजकल, एग्रीकल्चर साइंस टेक, मज़ा आ रहा है, यूपीएससी पूछ रहा है उनसे। और मेंस में जो है, मेंस के लिए आप इंडिया का जो स्पेस कॉम पॉलिसी है या फिर इंडिया को जो मेजर स्पेस पावर बनाने का एम्बिशन है या चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है स्पेस में उसको इंडिया कैसे काउंटर कर रहा है, कैसे देख रहा है, ये जो विजनरी पार्ट है ना, एनालिटिक पार्ट, ये हमेशा आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन करके कीवर्ड्स आपको मिल गए तो आप इस पर पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं। बात क्या करेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया का जो स्पेस या स्ट्रैटेजी है वो क्या रहा है। सो इन 2020 इंडिया स्पेस द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रिलीज अ ड्राफ्ट ऑफ न्यू स्पेस कॉम पॉलिसी 2020, अभी जिसके बारे में हमने बात की, which was approved by union government allowing private players participation. ठीक है। Now, India has recently set up its Defense Space Agency DSA, which is supported by Defense Space Research Organization DSRO, that has the mandate to create weapons to degrade, disrupt, destroy, or deceive an adversary's space capability. Now, DSA is also looking to acquire technologies that can evaluate threats and maximize effectiveness of Indian operation in space, land, sea and other domains. ठीक है, तो ये हमने DSA के बारे में, इंडिया के स्पेस स्ट्रैटेजी के बारे में जो है यहाँ पे बात कर ली है। अब अगर बात करें कि जो डिफरेंट कंट्रीज है वेयर डू दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस स्ट्रैटेजी, तो यूनाइटेड किंगडम, चाइना और नाटो कंट्रीज जो हैं दे हैव पब्लिश्ड द लेटेस्ट इटरेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक पब्लिकेशन फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ स्पेस। अब इंडिया जो है, इट इज नॉट येट पब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रैटेजी, but it may be wise for India to bring out its own strategic developments outlining the achievements, prospects and its broad aspect to it. Okay, तो ये कुछ इंडिया की स्पेस स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बात की। उसके बाद जो वर्ल्ड में क्या चीज़ें कहाँ पे कैसे स्टैंड कर रही हैं वो हमने देखा, और कैसे नाटो कंट्रीज जो है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पब्लिश कर ली है, इंडिया ने नहीं करी है, बट इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया हमेशा एक बैलेंस अप्रोच को ध्यान में रख सकता है फॉर स्पेस प्रोजेक्ट्स, दैट India needs to avoid hyperfixation on selected outer space projects. Instead, there is a need for a balanced approach to address in-orbit Earth to space and space to Earth applications. And at the same time, NATO strategy's reference to space being of relevance across the spectrum of conflict is can be a very correct articulum of India's strategic idea. तो ठीक है, ये स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल है ये हमने डिस्कस किया। स्पेस इकोनॉमी समथिंग विच इज़ वेरी इमर्जिंग, मतलब आप अगर इस कीवर्ड को उठाएं तो यहाँ पे आप साइंस और टेक और इकोनॉमी दोनों का एक अमलगमेशन है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी नहीं है, चांस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है इसको आप कर लीजिए मार्क। और अब इसी बात पे हम बढ़ेंगे आगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक आर्टिकल आई गेस आई हैव मिस्ड, लेट मी चेक। तो अगला आर्टिकल जो है आप पेज नंबर 12 पे आएंगे तो आपको एक हेडलाइन मिलेगा, दैट इज म्यांमार FM टू अटेंड बिम्स्टेक मीट। अब यहाँ पे जो म्यांमार के फाइनेंस मिनिस्टर है, इट्स फॉरेन मिनिस्टर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिम्स्टेक मीट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट ठीक है, कहानी एक बार सुन लेते हैं।
So it is better to engage Myanmar rather than isolate the country, and this was said by Sri Lankan Foreign Secretary Admiral Jayant Colombage, who is retired, explaining Colombo's decision to invite Myanmar military administration's foreign minister to fifth Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technique and economic cooperation. ये जो है this abbreviates for BIMSTEC, that is multi-sectoral okay, Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. तो सबसे पहले बात करेंगे हम बिम्स्टेक के बारे में कि बिम्स्टेक जो है वो क्या है. ओके, तो हम क्या क्या बातें करेंगे. हम बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे कि बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, और उसके साथ हम बात करेंगे जो बिम्स्टेक का पोटेंशियल है वो क्या है. अगैन क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत के बारे में तो बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए बिम्स्टेक का क्या सिग्निफिकेंस है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करना चाहूँगी वो सार्क और बिम्स्टेक के फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में भी जो हम है वो बात करेंगे. तो ये जो आर्टिकल है ये ज्ञान आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं जैसे कि बिम्स्टेक के मेंबर्स हो गए, या इसके साथ ही जो इसका फंक्शनल एस्पेक्ट हो गया, जो प्रिंसिपल हो गया, ये प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं. पर जो इसके अदर एस्पेक्ट्स हैं जैसे इंडिया के लिए बिम्स्टेक का क्या सिग्निफिकेंस है, बिम्स्टेक के पोटेंशियल जो है वो क्या क्या है, या ओके तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. प्लस फिर सार्क और बिम्स्टेक के जो फंक्शनिंग में क्या अंतर है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो बिम्स्टेक क्या है. सो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज a regional multilateral organization. Its members lie in the littoral and adjacent areas of Bay of Bengal, consisting a contiguous regional unity. 7 members हैं इसके, 5 जो है वो उसमें कहाँ से हैं, साउथ एशिया से हैं. अब साउथ एशिया वाले जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं. साउथ एशिया वाले मेंबर्स हैं भूटान, या सो जस्ट अ सेकेंड, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये जो है ये साउथ एशियन मेंबर्स हैं. एंड सॉरी या हाँ ये जो है ये साउथ एशियन मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स, और इसके अलावा 2 जो हैं दे आर फ्रॉम साउथ ईस्टर्न एशिया एंड दे आर Myanmar and Thailand. Now BIMSTEC not only connects South and Southeast Asia but also the ecologies of Great Himalayas and Bay of Bengal, and at the same time it mainly aims to create an enabling environment for rapid economic development, accelerate social progress and promote collaboration on matters of common interest in this region. Talking about the genesis of BIMSTEC, so it is a sub-regional organization which came into being in 1997 through Bangkok Declaration. होमवर्क क्या है इस आर्टिकल का, इस आर्टिकल का होमवर्क है बैंकॉक डिक्लेरेशन को पढ़िएगा. और इनिशियली इट वाज फॉर्म विद द मेंबर स्टेट्स विद एक्रोनिम BISTEC, BISTEC, that is बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. और बिम्स्टेक जो है वो रीनेम हुआ 1997 में जब म्यांमार जो है इसमें इंक्लूड किया गया. एंड विद द एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान जो कि 2004 में ये जो पूरा नाम है ये हो गया, ये बिम्स्टेक हो गया. अच्छा पहले ये था या पहले भी तो बिम्स्टेक ही था. एनीवे so it was Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation which was inclusive of Nepal and Bhutan in 2004. और 1997 में म्यांमार जो है इसमें ऐड हुआ था. और उसके पहले जो है हमने देखा कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें थे. सो शुरू में जो है इसमें 4 ही स्टेट्स थे, और वो 4 स्टेट्स कौन कौन से थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड. ठीक है, ये बिम्स्टेक के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें अभी हमने समझी. अब बिम्स्टेक का प्रिंसिपल क्या क्या है. सो बिम्स्टेक का प्रिंसिपल है सोवर्जिन इंटीग्रिटी, sovereign equality, territorial integrity, political independence, no interference in internal affairs, peaceful coexistence, mutual benefit, and at the same time constitute an addition to add, not to be substitute for bilateral, regional or multilateral cooperation involving the member states.
और इसके साथ ही अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन and encouraging the spirit of equality and partnership and to promote active collaboration and mutual assistance in the areas of common interest of the member countries and finally to accelerate support for each other in the field of education, science and technology. Okay. नाउ दो और कमेंट बॉक्सेस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं. इसका पोटेंशियल क्या है बिम्स्टेक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से. सो इट कैन सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विच रिप्रेजेंट्स अ रीइंफोर्समेंट ऑफ रिलेशन अमंग दीज कंट्रीज. नाउ प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रा रीजनल कॉपरेशन बिटवीन सार्क एंड एशियन मेंबर्स जो है दैट इज थ्रू बिम्स्टेक एंड इट इज होम टू अराउंड 1.5 billion people that constitute about 22% of global population. Now, with a combined gross domestic product of 2.7 trillion economy, BIMSTEC member states have been able to sustain an average of 6.5% economic growth trajectory in the last 5 years. Okay, so now talking about its significance for India, again very important for the mains perspective. It allows India to pursue three core policies. Neighborhood first. अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो श्रीलंकन क्राइसिस के दौरान नेबरहुड फर्स्ट का नारा बुलंद करके चल रहे थे. तो वो जो है ये बिम्स्टेक जो है ये इस पॉलिसी को जो है प्राइमेसी देता है. और उसके अलावा एक्ट ईस्ट विच कनेक्ट्स इंडिया विद साउदर्न एशिया एंड economic developments of India's in northeastern state by linking them to Bay of Bengal region via Bangladesh and Myanmar. And also at the same time, it allows India to counter China's creeping influence in countries around Bay of Bengal due to the spread of its Belt and Road Initiative. Okay, and of course, that's a new platform for India to engage with its neighbor and with South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), becoming dysfunctional because of differences between India and and the other countries here. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सार्क और बिम्स्टेक के बीच में क्या डिफरेंस है. So SAARC जो है basically it's a regional organization which looks into South Asia, established in 1985 during the Cold War era. Member countries suffer for mistrust and suspicion and suffers from regional politics and the power balance is asymmetrical. बिम्स्टेक जो है वो 1997 में इस्टेब्लिश हुआ इन द कोल्ड वॉर एंड इट्स एन इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट्स साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. वो जो है सार्क जो है दैट्स अ साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन. मेंबर्स मेंटेन रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशंस. कोर ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग कंट्रीज और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो यहाँ का एक मोटो है एंड दैट इज विद द प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड एंड that is the presence of Thailand and India on the block. ठीक है, so that was about the differential part. So I guess we are done with this article. All the important takeaways. Article again is important both for the analytic and factual perspective. So this is something that you can retain from this article. So in the world news section, you have an article about India UAE trade pact that is likely to be resumed about from May 1. Now this article reference I would be taking from a PIB. So on in PIB there is an article which was posted on 27 March that is about CEPA. Now a comprehensive economic partnership agreement, a CEPA, that is to be held between India and United Arab Emirates. This has been unveiled. Now here this article is very important for you. For exam perspective, you need to understand what is CEPA. Indo UAE relation जो है उसको समझना ज़रूरी है. CEPA जो है वो इंडिया की strategic help कैसे यहाँ पे कर सकता है. तो let's talk about this. Okay. So here अगर इस आर्टिकल की बात करें तो ये जो आर्टिकल है ये आपका GS पेपर 2 और GS पेपर 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
और ये जो है if we look into the past, so the comprehensive strategic partnership was signed in 2017. Now talking about India UAE relation, तो India UAE जो है बहुत I mean they share a very good relation, they have had a very good relation in past, and now both the countries have expressed a desire to reach a mutually beneficial economic deal. अब इस डील के कुछ की पॉइंट्स जो हैं उसको एक बार समझ लेते हैं. तो ये जो है it is a kind of free trade pact which covers negotiation on trade, service and investment, and at the same time the other areas of economic partnership, and it may consider negotiations on areas such as trade facilitation and custom cooperation, competition and intellectual property rights. Now remember intellectual property rights पे आज हमने एक आर्टिकल जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या कॉपरेशन एग्रीमेंट है, दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. CEPA जो है it also looks into the regulatory aspect of trade and at the same time encompasses an agreement covering the regulatory issues. अब अभी हमने इंडिया यूएई रिलेशन की बात की, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया यूएई क्या रिलेशन शेयर करता है, रेफरेंशियली क्या इकोनॉमिक रिलेशन शेयर करता है. तो यूएई जो है इट इज़ इंडियाज करेंटली थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और ये विद द बायलैटरल ट्रेड इन 2019-2022 वैल्यूड एट $59 बिलियन. और इसके साथ ही यूएई इज ऑल्सो इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द यूएस विद exports valued at approximately $29 billion. Or UAE is the 8th largest investor in India, having invested in $11 billion between April 2000 and March 21. Major exports क्या है? Major exports है petroleum products, precious metals, stones, gems, jewelry and mineral. Major imports क्या है? Major imports है petroleum products, precious metals, stones, gems, jewelry और minerals. और अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मीन्स की पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ये कि इंडिया यूएई सीईपीए का सिग्निफिकेंस क्या है. तो इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स टू $100 billion within 5 years of the signed agreement, and increase in trade service to $15 billion, leading to wider social and economic opportunities in both nations. इसके साथ ही इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद देयर इज अ टेक अवे दैट आई वांट यू टू कंसिडर. आप यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में समझ सकते हैं. फूड फॉर थॉट मैं आपको दे देती हूँ, वो ये है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more countries where they agree to provide preferential trade terms, tariff concession, etc. to the partner country. Now India has negotiated FTA with many countries that include Sri Lanka and various trading blocs which are into Asian countries. Okay. अब इसके अलावा एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये आप पढ़ेंगे आज जाकर कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है. और सीईपीए मैंने आपको बता दिया. बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है, अगेन दैट इज अ होमवर्क. एंड उसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ होमवर्क. फूड फॉर थॉट मैं आपको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. दैट इट इज अ ट्रेड पैक्ट व्हिच इज बिटवीन 2 or more countries that establishes a framework for expanding trade and resolving outstanding disputes between the countries. तो ये जो है ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल से वो समझा. ओके, सो या नाउ मूविंग फॉरवर्ड to the discussion, the Myanmar BIMSTEC we already discussed. We do not have anything significant today. Yeah. Coming to the sports section, let's check. Yeah, okay. Sports section may be not something which is significant for the exam perspective. So, आज के लिए we are dropping here. Let's meet tomorrow for the discussion. And thank you. Have a nice day.